हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है साइंस का अम्ल क्षारक एवं लवण उसका दूसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा जो जहाँ तक पढ़े थे, हाइड्रोजन जो गैस निकलती है उसको चेक करना। अब उसके बाद हम देखते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यानी कि जब हम या क्षारक को धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते तो क्या होता है, क्या बनता है उत्पाद में। धातु बाइकार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अगर हम अम्ल लेंगे, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम हो गया, ये धातु है, और कार्बोनेट ले लेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो उस जो ये होगा अभिकारक, जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा लवण प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी और प्लस जल होगा। तो चलिए अम्ल को लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, और फिर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद में जो बनता है NaCl, यानी जो लवण NaCl जो सॉल्ट हम खाते हैं वो बनता है लवण, और CO2 जो है वो बाहर निकलती है और हाइड्रोजन H2O यानी जल बनता है। ठीक इसी तरह अगर हम अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, जो अम्ल है वो अगर धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। इसमें भी सेमी रिएक्शन होता है। अम्ल को लेते हैं और धातु का बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और लवण जो उत्पाद बनता है लवण बनता है, और CO2 गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। तो अम्ल को लेते हैं 2HCl जो ऊपर लिए थे, 2HCl लेते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं NaHCO3। तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद में जो बनता है NaCl, वही ऊपर वाला सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, और CO2 गैस बाहर निकलती है और H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। ये जो क्षारक होते हैं, क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, जिसको हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। अब हम देखेंगे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परीक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं कि CO2 जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, करने में पानी दुधिया हो जाता है यानी सफ़ेद कलर को हो जाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो वो दुधिया कलर का हो जाता है। ये है चूने का पानी। ये CaOH2 हो गया। जब हम इसको CO2 के साथ प्रवाहित करेंगे तो ये CaCO3 प्लस H2O जल भी बनेगा और पानी दुधिया भी हो जाएगा। लेकिन जब हम और अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे CO2 को, तो ये फिर से जैसा पहले था रंगीन वैसा ही सेम हो जाता है। देख लीजिए CaCO3 जो ये बना है उत्पाद, उसमें प्लस H2O जो ये उत्पाद बना था पहले, फिर उसमें CO2 जो है और प्रवाहित करेंगे तो ये CaHCO3 फिर से वही रंगहीन बन जाता है यानी कलरलेस हो जाता है, कलरलेस यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, जो इसका पानी का कलर होता है सेम वैसे ही। हम इसका परीक्षण करते हैं। एक स्टैंड लेते हैं, उसमें एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लेते हैं, जो विलियन है वो HCl है, और इसमें Na2CO3 को लेते हैं, और ये एक डंडी लेते हैं ताकि हिलाने के लिए, और एक पाइप लगा देते हैं ऐसे। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और एक फिर टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें चूने का पानी रखते हैं।
जब इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जाती है तो ये रंग सफ़ेद हो जाता है, दुधिया हो जाता है। देखो यहाँ पे सफ़ेद हुआ है, दुधिया हो जाता है। अगर हम और अधिक प्रवाहित करते हैं, इसमें CO2 को हटाते नहीं है फिर भी प्रवाहित करते हैं, तो ये फिर कलरलेस हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाता है। जैसा पानी का कलर होता है ठीक वैसा ही होता है। फिर हम अगला लेते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी कि जब हम अम्ल और क्षारक को परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो ये अम्ल प्लस क्षारक जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिड को और बेस को, तो ये सॉल्ट बन जाएगा यानी लवण बन जाएगा, और जो जल है वो जल भी बनेगा H2O। तो हम अम्ल लेते हैं HCl, एग्जाम्पल के तौर पर हम अम्ल जो है वो HCl लेते हैं और क्षारक जो है NaOH लेते हैं। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, ये हो गया अभिकारक, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो उत्पाद में NaCl बनेगा और प्लस H2O जो है वो बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर, यानी कि अम्ल और क्षारक का जो पहले प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद लवण तथा जल का निर्माण होता है, यानी कि जल और लवण यानी कि सॉल्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है वो पहले जो अम्ल और क्षारक का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और लवण बन जाता है और जल बनता है, जल का निर्माण होता है। और अगला है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जो धात्विक ऑक्साइड है जैसे कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, फिर इसका अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है लवण प्लस जल। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, एसिड लेते हैं। तो ये रिएक्शन जब होता है इसका तो ये बनता है CuCl यानी कि कॉपर क्लोराइड और H2O यानी कि जल। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, यानी कि जब कॉपर क्लोराइड यानी CuCl लवण जो बनेगा साल्ट, तो विलयन का रंग जो है वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। अगर हम एक विलयन ले, अगर हमें इसमें Cu का रिएक्शन कराएं, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल का रिएक्शन कराएं, तो लवण जो बनेगा कॉपर क्लोराइड, तो विलयन जो होगा उसका रंग नीला हो जाएगा। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, जो अधात्विक ऑक्साइड है जैसे कि N हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो है अधात्विक ऑक्साइड है की अभिक्रिया अधात्विक है। तो क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक को अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये लवण बन जाएगा और जल बनेगा, जल का निर्माण होगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए क्षारक ले लेते हैं CaOH2 और अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसका इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CaCO3 और H2O, जल भी बनेगा और लवण ये सॉल्ट भी बनेगा। यही रिएक्शन होगा, ये है समीकरण। अगला जो वो देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अगर हम जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल को। अगर अम्ल को हम जलीय विलयन में मिलाएंगे तो क्या होगा, जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, यानी जब हम जल की उपस्थिति में अम्ल डालेंगे तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, यानी कि 1 पॉजिटिव। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा बिंदु जो है वो देखते हैं, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव आयन H3 वो O 1 पॉजिटिव, जिसको हम
हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये जो है इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, यानी कि जो जो H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव आयन जो है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोनियम जो आयन है वो कैसे बनते हैं। हाइड्रोजन का 1 पॉजिटिव है, जब हम H2 यानी जल के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो ये H3O1 पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा। अगर हम एग्जांपल के लिए HCl लेते हैं, अगर हम HCl को H2O में विलयन में मिलाएंगे तो ये H3 और O1 पॉजिटिव प्लस Cl1 निगेटिव बनेगा, यानी कि इसका रिएक्शन ये होगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन ये बनेगा और प्लस क्लोराइड आयन बनेगा। अगर हम जलीय विलयन में क्षारक को मिलाते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं, यानी कि जो OH आयन है वो बनाते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए बात करें NaOH, जब हम इसको जल में मिलाएंगे तो Na1 पॉजिटिव प्लस OH1 निगेटिव ये आयन बनाते हैं, ये उत्पाद बनाते हैं। जो अम्ल के साथ जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियाँ। अगर हम जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसको बता रहा है कि हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। जो अम्ल और क्षारक होते हैं जल में, यानी कि स्लोली धीरे धीरे मिलाना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कुछ हानि न पहुँचे। दूसरा, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी हमने पहले पढ़ा था, पहले चैप्टर में ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से ऊष्मा जो है बाहर हो निकलेगी, इसलिए कांच पात्र लगाकर हिलाते रहना चाहिए। इसलिए हमें बीकर में लेके कांच का एक रॉड इसको हिलाते रहना चाहिए ताकि जो ऊष्मा हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप पीछे जो पहला चैप्टर पढ़े थे उसमें लिखवाया था, तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी वही जिसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, ऊष्मा अवशोषी जो ऊष्मा अवशोषण होता है ऊष्मा अवशोषित करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि वो लोग भी पढ़ें अच्छी तरह और अच्छा मार्क्स आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।